So good evening, everyone. Jai Hind. Yes, sir. Okay. So on behalf of Parsarthi Defense Academy, I welcome you all of you on board and hoping to see you all as future officers of the country. And it's a great responsibility, right? So basically, the thing is that in order to become an officer, only your academic caliber will not do. ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम पास करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई में। बट यही सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यू रिक्वायर टू बिकम अ ऑलराउंडर ओवर हियर, बिकॉज हमें फौज में ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो कि पढ़ाई में तो तेज हो ही, क्योंकि पढ़ाई में तेज होना मतलब दिमाग से तेज है। तो हमें ऑब्वियसली बात है ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो दिमाग से तेज हो, पहला। दूसरा चीज जो है उसके अंदर हमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए, ठीक है। सो 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की अपने को 2 साल चिंता नहीं करनी, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करूं, ठीक है, टाइप 1 ऑफ अ पर्सन, टाइप 2 ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। सो टाइप 1 ऑफ पर्सन जो है वो आराम से 8:30 बजे उठता है दिन में, ठीक है ना। उसके बाद जो है 8:30 बजे उठने के बाद वो आधा घंटा इधर उधर टाइम पास करता है। उसके बाद जाके ब्रश वश करता है, तैयार होता है। वो तैयार होने के लिए 1 घंटा लगा रहा है, ठीक है। 1 घंटे बाद 9 बजे, 9:15 बजे तक वो जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो ऐसे ही टीवी के सामने बैठा हुआ है, 1 बजे तक वो टीवी देख रहा है। देन ही हैज हिज लंच एंड देन अगेन ही गो बैक टू स्लीप। शाम को उठा 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद कुछ ऐसी गली मोहल्ले के लोगों के साथ जो है थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किया, ठीक है, कुछ सिगरेट विगरेट पिया, ठीक है। रात को अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पिया और रात को आराम से 10 बजे सो गए। इट्स अ शेड्यूल ऑफ टाइप 1 ऑफ अ पर्सन। Type 2 of a person, he gets up at 6 o'clock in the morning. ठीक है, 6 to 7 he does some exercise. After coming back home from exercise, running and everything, he gets freshen up, then reads newspaper for half an hour, and then he has 8 o'clock his breakfast. And after breakfast he studies, ठीक है, till 1 o'clock, then has his lunch, ठीक है। Afternoon time he spends with his hobbies, ठीक है, whatever drawing or whatever his hobbies is. In the evening he goes to some tuition, ठीक है, comes back, does some self study, ठीक है, and at night he watches some news which is going on in the current affairs, and after that he sleeps. So which of these two will be considered as a better person, one or two? Two, everyone? Yes, sir. Those who are online, you can type your answers. Okay, two. So what have I told you about these two people? अब मैंने यहाँ पे जैसे ही बोला तो सबका यूनिफॉर्मली सबका आंसर है टू, राइट। तो मैंने इन दोनों इंसान के बारे में क्या बताया? इनका टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल है और एक तो ऐसी टाइम मैंने हैबिट्स बताई दोनों की। क्या बताई? Habits. दोनों की हैबिट्स, कौन इंसान कैसी हैबिट्स रखता है। इसका मतलब अगले 2 साल बाद जब आपका एसएसबी होगा तो आपकी पहचान कैसे की जाएगी? आपकी पहचान की जाएगी कि आपके अंदर कैसे हैबिट्स है, राइट। सो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। दे आर अबाउट कि एक इंसान के क्या हैबिट्स है। नाउ इन दोज हैबिट्स वी वांट सर्टेन ट्रेट्स, ठीक है, जो कि पढ़ने लिखने वाले की भी हो, स्पोर्ट्स पर्सन की भी हो, वो कुछ और एक्टिविटीज भी करे, ठीक है ना, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज भी अच्छे हो, उसका पार्टिसिपेशन इन डिबेट हो गया, क्विज हो गया, इन ऑल सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इन सब में भी अच्छा हो, और वो इंसान दिल से भी अच्छा हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर लेट से कि अब मैं वन की क्वालिटी बताऊं कि ये दोस्तों में तो घुल मिल जाता है, लेकिन उन्हीं दोस्तों ने कभी मदद मांगा तो कभी नहीं करता, ठीक है। दूसरों से हमेशा वो मदद लेता है लेकिन खुद कभी नहीं करता, इज ऑल्सो बैड क्वालिटी। एंड ये वाला जो सेकंड वाला जो पर्सन था, second wala person always he will look forward for helping people, he is down to earth, this kind of nature he is having. So definitely people will like the second one ना। तो अगर ये दोनों में से एसएसपी गए तो किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है? सेकंड वाले की। तो हमें क्या बनना है, 1 या 2? एवरीवन? Yes, sir. Okay, great. So in order to become that, what we need to develop over here is habits. So हम लोग जब क्लास में आएंगे तो यहाँ पे एकेडमिकली तैयारी करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन यू आर आउटसाइड यू नीड टू कीप अ चेक इन योर बिहेवियर, कि हम लोग कोई भी क्वालिटी वन की तरह तो नहीं रख रहे अपने अंदर, ठीक है। मतलब बैड क्वालिटी, मतलब ये तो मैंने एक्सट्रीम लेवल की बैड क्वालिटीज बताई, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जैसे जब भी मौका मिले क्या आप हेल्प कर रहे हो। जैसे जब से मैंने इसको पर्सनली एनालाइज किया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो पहले ऐसा होता था कोई एक्सीडेंट हुआ है वहां पे भीड़ होते है, छोड़ो यार कोई ना कोई तो देख ही लेगा, मैं निकल जाता था। अभी नहीं करता हूँ मैं ऐसे। कॉन्शियसली आई ट्राइड, क्यों, दूसरे अगर मदद करे तो मैं भी तो कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। और अब ऐसा हुआ है कि जेन्युइनली व्हेनेवर आई सी अ पर्सन इन नीड आई गो आउट एंड हेल्प। तो धीरे धीरे ये इनकलकेट कैसे होगा? सो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ इनकल्किंग एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग।
आपके अंदर कोई नई चीज डेवलप करनी है, उसके 4 तरीके होते हैं। पहला, आप कॉन्शियसली सोचो कि वो हैबिट मेरे अंदर नहीं है। ठीक है ना, आपको ये रियलाइज होना पड़ेगा। अगर कोई बीमार है और वो मानने को तैयार नहीं, वो बीमार है, तो डॉक्टर क्या कर लेगा? आएगा समझ में? तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो दवाई देगा। तो सेकंड स्टेज है, उसको दवाई लेनी पड़ेगी। अगर वो डॉक्टर के पास गया तो दवाई नहीं ली तो फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेजेस, अब वो जो दवाई है उसको टाइम पे लेना पड़ेगा, कोई भी टाइम पे नहीं चलता है। ठीक है ना, उसका एक शेड्यूल होता है, उसका एक कोर्स कंप्लीशन होता है। जनरली हम क्या करते हैं, सर दर्द हो रहा है, एक दवाई लिया, खाया और वो ठीक हो गया, खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है। एवरी मेडिसिन हैज अ कोर्स। डॉक्टर बताता है ना कि एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार सुबह, एक बार शाम को, ऐसा लगातार 3 दिन देना। मे भी आपने एक दिन खाया और आप ठीक हो गए, तो आप 2 दिन नहीं खाते हो। होता है ऐसा? So this course needs to be completed. Then only you will get totally cured. वरना वो क्या है कि टेम्पररी क्योर हुआ है, आपको 2 दिन बाद फिर से जाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, there's a third step. ठीक है। फोर्थ स्टेप इज कि आपने जो है हेल्दी डाइट लिया और रेस्ट लिया, तब जाकर आप पूरी तरह से बीमारी से ठीक होंगे। वैसे ही यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग कि आई डू नॉट हैव दैट क्वालिटी। सेकंड इज कॉन्शियसली पुटिंग एन एफर्ट टू डेवलप दैट क्वालिटी। जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये कॉन्शियसली पता चल गया कि मैं उतना हेल्पफुल नहीं हूँ दूसरों के लिए, तो फिर मैंने क्या किया, मेरे को हेल्पफुल बनना है, तो जहां जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं कॉन्शियसली जाके हेल्प करता। ठीक है, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मैं जो है अपने आप को जबरदस्ती ले जा रहा हूँ उधर हेल्प करने। लेकिन वो करो, इवन तो जबरदस्ती है, नेचुरली नहीं आ रहा है, बट करो। कुछ समय के बाद ये होगा कि आप कॉन्शियसली से बाहर आ जाओगे और सब कॉन्शियसली आप उसकी मदद करने लग जाओगे। एंड 4 स्टेजेस, इट विल बिकम अ हैबिट फॉर लाइफ टाइम। ठीक है ना। और ये एक एक हैबिट बनने के लिए 21 डेज लगते हैं। ठीक है, इन 21 डेज यू डेवलप अ हैबिट और यू थ्रो आउट अ हैबिट। तो कोई खराब चीज है, 21 डेज लो, कॉन्शियसली उसको थ्रो आउट करो। कोई अच्छी चीज है, 21 डेज लो, कॉन्शियसली एफर्ट डालो, 21 डेज बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है ना। नाउ कमिंग टू एनडीए स्पेसिफिकली, व्हाट इज एनडीए ऑल अबाउट? सो एनडीए इज अ 3 स्टेज एग्जाम, वेयर द फर्स्ट स्टेज इज अबाउट योर रिटन। ठीक है, दिस रिटन इज ऑफ 900 मार्क्स। Out of this 900 marks, 300 is your maths and 600 is your GK. ठीक है, 300 मार्क्स का मैथ्स होगा, 600 मार्क्स का जीके होगा। 300 मार्क्स ऑफ मैथ्स जो सिलेबस है, दिस विल बी एंटायरली योर 11th एंड 12th सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे 11th 12th में पढ़ोगे वो सेम सिलेबस आएगा, बट एट अ हायर लेवल। जो आपका एनसीईआरटी लेवल है उस एनसीईआरटी लेवल से काफी ऊपर है। ठीक है, लेकिन एकदम कोर जो आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो एकदम जेई की तैयारी कर रहे हो, उस लेवल से नीचे। सो दिस इज समवेयर 11 से ऊपर, बट जेई से नीचे। ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, लास्ट 2 इयर्स में ऐसा देखा हमने, ठीक है, वी हैव एनालाइज द पेपर। पिछले मतलब लास्ट 2 साल, मतलब क्या, 2021 2020। ठीक है, 2020 से पहले जो पेपर्स बनते थे उसका लेवल ऐसे बीच का होता था। आजकल दे आर टचिंग द लेवल ऑफ जेई। तो दैट इज वाई अभी जेई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, क्योंकि जेई की तैयारी से आपका यहाँ का मैथ्स जो है इसको बूस्ट मिलेगा। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रेटेजी। When you study for NDA, here we require trigonometry, here we require statistics, ठीक है, here we require probability, ठीक है, straight lines, coordinate geometry, conic sections, ये सारे। ठीक है ना। whereas अगर आप जेई की बात करो, तो जेई के बाद का क्या होने वाला है आपका, आप इंजीनियर बनने वाले हो। जेई के क्लियर करने के बाद मतलब आप इंजीनियरिंग पे जाओगे, तो इंजीनियरिंग में आपको मशीन्स के साथ डील करनी है। ठीक है, वेदर इट बी अ कंप्यूटर और वेदर इट बी अ फिजिकल मशीन। ठीक है, सो उस मशीन के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस जो होंगे वो आपके कैलकुलस से रिलेटेड होंगे। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब। सो जेई में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वेटेज बहुत ज्यादा है। वेराज अगर आप एनडीए में देखोगे तो इसमें ऐसा है कि आपने अगर मान लो कैलकुलस पूरा ही छोड़ दिया ना, तो भी आप आराम से एनडीए को क्लियर कर सकते हो। ऐसा है। तो दोनों का जो स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाई द प्रिपरेशन फॉर जेई एंड एनडीए रिक्वायर सेपरेट क्लासेस और सेपरेट प्रिपरेशन ऑन योर ओन। ठीक है ना। सो ये 300 मार्क्स का 11th एंड 12th का आपका जो सिलेबस है, दैट विल बी एंटायरली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, बट ऑफ हायर लेवल। 600 मार्क्स जो है यहाँ पे, दिस 600 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज 200 मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसका 200 मार्क है। देन 200 मार्क्स ऑफ योर साइंस विच इंक्लूड्स पीसीबी, बायो भी आता है। सो दिस इज 200 मार्क्स। ठीक है, एंड 200 मार्क्स ऑफ योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स।
ठीक है, एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। आजकल एनवायरमेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, लिथोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फेयर, इसके लेयर्स, जो सन की रेज आती है, ठीक है, वो जो सन का जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में कौन से वेवलेंथ के लाइट्स होते हैं, हायर वेव के या लोअर वेव, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरमेंट से आते हैं। उसके बाद जो सनरेज अर्थ पे टकराती है, इसमें से कितना पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्ट होके गया तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं। So that means you will be having 600 marks divided in this three patterns: English 200, Science का PCB 200, History, Geography, ये Polity, Current Affairs and Environment 200, ठीक है ना। So I will be taking care of this 600 marks on my own, ठीक है, ये तीनों सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। और ये जो 300 मार्क्स का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है, दिस विल बी टेकन केयर बाय टू टीचर्स, वन इज अवनीश सर, ठीक है, इनसे आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर ऑनलाइन में, ठीक है, और एक कपिल सर, ठीक है। तो इसमें से कपिल सर इज इन दिल्ली, so whenever he takes class it will be online, and Avnesh sir will be here physically present, so he will be taking class on Thursday, Friday and Saturday this week, ठीक है। So Monday, Tuesday, Wednesday I will be there, and Thursday, Friday, Saturday Kapil sir, ये Avnesh sir will be there, ठीक है ना, physically. Any doubts still so far? No, sir. Okay, great. Now, so when we come to the 600 marks, 200 marks इसमें से दिख रहा है इंग्लिश है। Yes, sir. अब ये इंग्लिश जो है आपने अभी तक जितना ग्रामर वगैरह पढ़ रखा है, ये रहेगा तो उसी में से, जैसे टेंसेस पढ़ रखे हैं, यस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सब आपने पढ़ रखा है। बट यहाँ पे वो लेवल नहीं होता। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे इट विल बी बेस्ड ऑन एरर करेक्शन। एक सेंटेंस आपको दिया होगा, उस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, जिसके लिए आपको रूल्स वही लगेंगे, टेंस का रूल, ठीक है। लेकिन वो सेंटेंस ऐसा लिखा होता है ना कि उसमें आपको एरर मिलता ही नहीं है, और लास्ट ऑप्शन हमेशा रहता है नो एरर, ठीक है ना। मतलब सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको अगर लग रहा है कि इसमें गलती नहीं है तो नो एरर टिक कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो हर बच्चा नो एरर नो एरर नो एरर ही करता रहेगा, बिकॉज सेंटेंस फॉर्म ही ऐसे किए जाते हैं कि जनरली हम जो गलत बोलते हैं ना, वही के ऊपर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू दिस, द पेंटिंग इज hung on the wall, ठीक है, द पेंटिंग इज hung on the wall, then no error। ये आपके हो गए चार पार्ट्स, ठीक है। तो दिस इज ए is hung on B, the wall C, no error D। बताओ B, B में error होगा क्या, मतलब एरर भी बताना है। is इसके The जगह painting was hung on the wall। देखो समझ गया आप किस लिए सोच रहे हो, यहाँ पे हंग जो है पास्ट टेंस है इसलिए, तो नहीं, दैट इज नॉट द एरर। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द एरर, यू आर सेइंग बी बिकॉज़ बाकी सब में द पेंटिंग द वॉल में क्या ही होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको। हाँ हंग ये पास्ट है, हाँ, तो यहाँ पे वॉल होना चाहिए। हाँ तो वो तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट रूल, यहाँ पे गलती कुछ और है तो बी आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे द पेंटिंग और द वॉल में तो कोई एरर दिखेगा नहीं, ठीक है। नहीं, और गलत हो गया। at the wall, नहीं, देखो यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, इन द बेंच, एट द बेंच, विच इज करेक्ट, ऑन द बेंच। तो आप बेंच के ऊपर बैठे हो ना, तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बोला है कि द पेंटिंग इज हंग ऑन द वॉल, इसका मतलब ये जो पूरी दीवार हो गई इसके ऊपर कहीं रखा हुआ है, ऐसा होता है क्या? पेंटिंग तो दीवार से लगी होती है ना, तो दीवार से लगी होती है मतलब क्या हुआ, मुझे इससे कुछ लेना है, आई हैव टू टेक समथिंग फ्रॉम हिम, सो द पेंटिंग इज हंग फ्रॉम द वॉल। आई बात समझ में? अब ये जो है ना, ये ग्रामेटिक रूल्स है, नॉर्मली हम ऐसा बोलते ही नहीं है, इसलिए आपको ये अभी अजीब लगा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता कि इसमें एरर निकालो, रमेश वॉज सिटिंग इन द बेंच, तो निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि वो गाउटी वर्ड लगता है, इजी है, गाउटी लग रहा है चीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू फाइंड एरर्स टिल 10th स्टैंडर्ड।
9th 10th में वो मतलब ऐसा दिख ही जाता था बहुत, मतलब कहीं पे वॉज लगना है वहां पे इज लगा दिया है, ठीक है ना, कहीं पे जो इज लगना है वहां पे ऑन लगा दिया है, तो ऐसे एरर्स मिल जाते थे। अब यूपीएससी है ये, यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जानने होंगे क्या, ग्रामर के रूल्स। ये ग्रामर के रूल्स जानने से हम लोग इसमें कितना स्कोर कर पाएंगे, आउट ऑफ दिस 200 मार्क्स, ओनली विद ग्रामर यू विल बी एबल टू स्कोर 60% ऑफ द मार्क्स। 60% ऑफ 200 मीन्स 120, फिर भी 80 मार्क्स रह गया, ये 80 मार्क्स विल बी योर वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी मतलब क्या, अब वोकैबुलरी में से भी एक पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो इजी होता है, दैट इज इजी फॉर एवर, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्या है कि पैराग्राफ दिया होगा, नीचे क्वेश्चन होंगे, उसी में से आंसर मिल जाता है और टिक ही मारना है, तो इजी है, ठीक है ना। आउट ऑफ मोर 60 मार्क्स, ठीक है, देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वहां ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जिसके लिए आपको डिक्शनरी लग जाएगा एग्जाम में, जो अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। सो ये जो वोकैबुलरी के जो इसमें 3 चीज है, एक है सिनोनिम, एक है एंटोनिम, और एक है फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस सुने होंगे आपने, ठीक है, तो उनके मीनिंग्स आपको नीचे से पता करनी होगी। तो ये किसका अच्छा होता है, ठीक है। सो एवरीवन इज रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ऑन लिखा है, किसी ने ओवर लिखा है, ठीक है। सो ये सारा गलत था, आंसर क्या होना चाहिए था उसका, द पेंटिंग इज हंग फ्रॉम द विंडो, ठीक है ना, यस दैट शुड हैव बीन द आंसर ओवर हियर। सो मैं ये कह रहा था कि ये तो ग्रामर का तो मैं करवा दूंगा क्लास में, दूसरा जो पार्ट बचा, ठीक है, दैट इज अ वोकैबुलरी, इसमें 3 चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, वो है सिनोनिम, एंटोनिम एंड फ्रेजल वर्ब्स। अब देखो इसको पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक वर्ड लिस्ट दे सकता हूँ कि इसको रट लो। तो ऐसे इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं, तो इसकी अलग अलग बुक्स आती है, देयर इज अ बुक वेयर दे से कि 3500 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स को लगा डालना तो लाइफ झिंगा डालना। अब आप 3000 वर्ड को दिमाग में रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। आपकी इंथुजियाज्म एकदम हाई होगी बुक को खोलने से पहले तक, ठीक है, फिर आप 100 वर्ड्स पढ़ोगे तो अरे यार सही में पढ़ना चाहिए क्या इसको, फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करो क्या मैं इतना याद रख पाऊंगा, ठीक है, फिर आपका आंसर आएगा नहीं यार इतना तो नहीं होगा, ठीक है, तो 100 पे आप छोड़ दोगे। तो आपने पढ़ा है उसको पूरी शिद्दत से, लेकिन कितने वर्ड, 100 वर्ड्स, लेट से पढ़ भी लिया किसी ने यार 3000, वो 3000 में से एग्जाम में आएगा की गारंटी बहुत कम है। लेट से आ भी गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको आप याद कर पाओगे, इसकी गारंटी तो और कम है, ठीक है ना। इसीलिए ये राइट मेथड नहीं है वोकैबुलरी करने का। सो हाउ कैन वी डेवलप वोकैबुलरी, बाय कंटिन्यूअस रीडिंग, ठीक है ना। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग क्या है, अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे एज से, ठीक है ना, जब वो 4th में 5th में 6th में होते हैं तब से वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स को भी शौक होता है तो उनको भी वो शौक आ जाता है, तो बिकॉज ऑफ विच दे स्टार्ट। लेकिन ऐसी कैटेगरी में सिर्फ 10% से 15% लोग आते हैं, ठीक है ना। शशि थरूर होगा उसमें से, शशि थरूर को जानते हो, हाँ कांग्रेस का है वो, जब भी कुछ बोलता है तो डिक्शनरी खोलना ही पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या बोलता है, बहुत खतरनाक अंग्रेजी बोलता है, ठीक है, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, शशि थरूर फ्रॉम कांग्रेस साइड। सो शशि थरूर नहीं बन सकते हम लोग, ठीक है ना, वी कैन नॉट बी हिम। सो व्हाट वी कैन बी एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट स्टडिंग समथिंग। अब हमारे किताबों के अलावा भी, मैंने स्टार्टिंग में कहा वी रिक्वायर ऑलराउंडर्स, सो वी रिक्वायर पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग। इट इज सेड दैट कि अ गुड लीडर इज ऑलवेज अ वेरी गुड रीडर, एक अच्छा लीडर हमेशा ही एक अच्छा रीडर भी होता है। रीडिंग करने के एडवांटेजेस क्या है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हुई, एग्जाम पास कर जाओगे, ये तो बहुत प्राइमरी है, ठीक है ना। मेन रीजंस क्या है, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगे, और हम चाहते हैं कि ऑफिसर्स के अंदर आइडियाज आए, इससे उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है, ठीक है ना, उनका स्पीड ऑफ डिसीजन बढ़ जाता है। जब वो कोई, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसके बारे में उसने किसी नॉवल में पढ़ रखा है, यार ऐसा ऐसा था, उस हीरो ने ऐसा ऐसा कर दिया, सो ही विल इमीडिएटली गेट दैट आइडिया ओवर हियर। नाउ आपने कोई ऐसे सिचुएशन फेस की होगी जो जिंदगी में पहली बार है, ठीक है ना, वो आपके लिए पहली बार है, हो सकता है किसी और ने पहले से कर रखा हो, तो अगर आपने उसके बारे में पढ़ा होता तो आपको उस टाइम पे पता होता कि मुझे क्या करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा, या तो आप उसको पढ़ोगे या तो आपको कोई कहानी सुनाएगा। तो इतना अच्छा तो कोई इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो आपको बार बार आके कहानी सुनाता रहे, ठीक है ना। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ोगे आप, व्हाट कैन यू रीड और व्हाट शुड यू रीड बेसिकली। सो पहला तो है जो आपको सिलेबस में ही मदद करेगा, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, हम लोग पहले अपने बच्चों को देते थे, इसका सॉफ्ट कॉपी मैंने वो कर रखा है,
बट वो क्या है कि टेलीग्राम में हम जब डालते हैं तो वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट का वो केस हो गया था, ठीक है, सो वी स्टॉप दिस। सो यू कैन पर्सनली, है ना, कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर आता ही है, तो उस न्यूज़पेपर वाले को बोलो कि हिंदू दे दो, खत्म। तो हिंदू से क्या होता है, हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, ठीक है, उससे आपको करंट इवेंट्स के बारे में पता लगेगा। जैसे ये चाइना जो है बहुत ज्यादा घुसपैठिया कर रहा था, ठीक है ना, आपने गलवान वैली में कुछ वॉर्स हुए थे, सुना होगा आपने, है ना। तो ये गलवान इशू और ये सब कुछ वो उस एडिटोरियल में लिखा होता है, और वो कोई बहुत ही बड़े इंसान ने लिखा होता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये लोग लिखते हैं। कोई साइंस में नया एडवांसमेंट, अभी जैसे एक हाल फिलहाल में एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया, ठीक है ना, तो ये जो है इसके बारे में एक एडिटोरियल था, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो इतना पॉपुलेशन है, इसको कैसे कंट्रोल करे, उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल था। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट, ठीक है। ये हिंदू का एडिटोरियल हो गया, विच यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 8 और 9, ठीक है ना, पेज 8-9 पे होता है। अब हिंदू को पढ़ना कैसे, हिंदू को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहला पेज पढ़ना है, ठीक है ना, दैट इज द मेन पेज, जिसमें आपको सारे मेन आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सेकेंड और थर्ड पेज कभी नहीं पढ़ना, दैट विल ऑलवेज बी अबाउट द सिटी। ये यूपीएससी है, पुणे सिटी के अंदर शिवाजी नगर में बाढ़ आई थी, कभी नहीं आएगा, आई बात समझ में। सो सेकंड एंड थर्ड पेज टू बी स्किप्ड, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ ये फिक्स्ड पेज है हिंदू के। इसमें एक में नॉर्थ होगा, एक में वेस्ट होगा, एक में ईस्ट होगा, एक में साउथ होगा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया के सारे न्यूज एक पेज में, साउथ इंडिया के एक पेज में, वेस्ट के एक में, ईस्ट में, ठीक है। सो ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। एट्थ एंड नाइन्थ विल बी जनरली अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये अपने को अभी फिलहाल के लिए काम करें, इकोनॉमिक्स आना 2017 के बाद से बंद हो गया, ठीक है ना, अब इकोनॉमिक्स नहीं आता। इकोनॉमिक्स जो पहले आता था उसमें भी सिर्फ आता था ये क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, सेकंड ने क्या किया। कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड, कैन यू रिपीट फ्रॉम वेयर शुड आई रिपीट, कहाँ तक पढ़ा, सुना आपने। आई वाज टॉकिंग अबाउट हिंदू के कौन से पेजेस पढ़ने हैं, ओके। सो गौरी, एक तो आप इसको सबसे पहले ये करो, ठीक है, मैं पूरा ही बताता हूँ। गौरी, यू सेट योर मैसेज एवरीवन इन द मीटिंग, ठीक है, एवरीवन पे रखो, अदरवाइज इट इज कमिंग ओनली टू मी, अदर शुड आल्सो सी व्हाट यू आर सीइंग, ठीक है ना। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हिंदू का फर्स्ट पेज पढ़ना है, हिंदू के फर्स्ट पेज के बाद सेकंड थर्ड पेज नहीं पढ़ना है, विच इज जनरली अबाउट द सिटी, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फिक्स्ड पेजेस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के न्यूज, ठीक है ना। तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, 4 पेज में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। एट्थ एंड नाइन्थ आर जनरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, तो ये अपने को नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक टाइम्स होता है वो, ठीक है ना। नाइन्थ पेज के बीचों बीच आपको मिलेगा एडिटोरियल, या तो एट्थ में मिलेगा या तो नाइन्थ में मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रीड, this will help you in current affairs, this will help you in getting some insights about some topic, and especially it will help you in the vocabulary। यूपीएससी vocabulary सिर्फ हिंदू से डालता है, ये फिक्स है। तो अगर हमें वो वर्ड्स नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, ये 3000-4000 वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ डेली हिंदू को फॉलो करना है। हमने अगर सिर्फ डेली हिंदू को फॉलो किया तो हमारा वोकेबलरी का काम हो जाएगा, क्वेश्चन सही से आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 9th और 10th पेज के बाद आता है अपना स्पोर्ट्स सेक्शन। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में ये नहीं पढ़ना कि विराट कोहली का रवि शास्त्री के साथ हो गया झड़प, नहीं आएगा, ठीक है ना। सो विराट कोहली इज अनहैप्पी अबाउट ये क्या बोलते हैं, रवि शास्त्री रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कोच, दिस विल नॉट कम। व्हाट विल कम कि इंडिया इज गोइंग टू होस्ट 2023 का वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग विच दिस विल कम, ठीक है। उसके बाद मैस्कॉट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप होता है कोई, तो जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है उसका एक मैस्कॉट होता है, एक इंसान, ये एक जानवर का इमेज होता है, और उस जानवर को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे अभी टोक्यो हुआ था, टोक्यो का क्या हुआ था, ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स था वो। विंटर ओलंपिक्स किधर हुआ, चाइना में हुआ, ठीक है, फरवरी में, ठीक है, फरवरी में। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ ना, उससे एक दिन पहले ही जो है ये ओलंपिक्स खत्म हुई थी, ठीक है। और उसमें रशिया को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, इसीलिए वो खत्म होने के बाद उन्होंने वॉर स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये विंटर ओलंपिक्स किधर हुआ था, अभी 2022 में चाइना में हुआ था, बीजिंग। तो जब भी ऐसा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट, उसका एक मैस्कॉट होता है, कोई जानवर होता है, ठीक है। जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स में मिट्रोवा था, ठीक है, तो मेट्रोवा उसका वो था, मैस्कॉट था, ठीक है। तो जितने भी ऐसे मैस्कॉट वाले न्यूज होते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई टूर्नामेंट अभी जैसे ये अभी पीवी सिंधु, ये मलेशियन ओपन जीती है अभी, मलेशियन या सिंगापुर कुछ तो,
ठीक है, दोनों में से कोई एक था, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, तो ये जो ओपन ये जीती, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ग्रैंड स्लैम इवेंट्स। टेनिस में ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, 4 टाइप के ओपन होते हैं। एक विंबलडन ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं। इनको जो जीतता है, इनके विनर्स मेल में भी फीमेल में भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फीमेल के उसमें जैसे कि इसमें इंडिया में क्वेश्चन आया था, जब इंडिया से फर्स्ट वुमेन वो बनी थी, अंपायर बनी थी। ठीक है, कोई क्रिकेट इवेंट में एक एक ही वुमेन अब तक वो है, अंपायर है, वो कौन है। ठीक है, तो जिस साल बनी थी उस साल उसका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया था। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिंदू। ठीक है, इसके अलावा भी ये तो हो गया आपके सिलेबस से रिलेटेड ना, स्टार्टिंग में मजा आएगा। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 2 साल में, अभी आज के लिए आपके लिए क्या कि एनडीए इज टोटली न्यू। पढ़ाई तो आप 10th तक करते थे, लेकिन एनडीए की पढ़ाई थोड़ी सी अलग है। तो आज एक्साइटमेंट होगा, आज पहली क्लास है। ये एक्साइटमेंट आपकी 1 महीने 1.5 महीने तक रहेगी, उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। होता है, सबके साथ होता है। ठीक है ना, सेम पेस पे रख भी नहीं सकते। तो हिंदू पढ़ने में कुछ समय के बाद बोरियत फील होगी। तो वी रिक्वायर मोर सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। तो कौन से जगह से हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, और आपको कितना नए चीजों को जानने की इच्छा है इस पे। ठीक है, जैसे मैं अपना शेयर करता हूँ। मैंने अभी अभी पढ़ा था द अननोन 9 men। ठीक है, अब ये क्या है, ये आप बोल सकते हो, मतलब ये कैटेगरी में आया था फिक्शन के। ठीक है, लेकिन इंडिया में एक राजा थे जिसका नाम था सम्राट अशोक। इसके बारे में हर कोई जानता है। अशोक से रिलेटेड चीजें न्यूज में चल रही थी, है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे नहीं किताब को उठाया। ठीक है, तो क्या है कि इसका न्यूज में क्या वो था, अभी एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है। ठीक है ना, एक न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनी है। इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम रहता है। तो हमारा जो पुराना एम्बलम था, वहां पे शेर के मुंह बंद थे। ठीक है, और एकदम शांत सा था, एक स्माइल जैसा था। ठीक है, ये वाला जो है इसमें एकदम फेरोशियस लुक्स है, दांत निकले हुए हैं, क्या हुआ है। ठीक है ना, एग्रेसिव लुक्स है। तो इसको लेकर जो है वाद विवाद हुआ था। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि हमारा एम्बलम किसने बनाया, क्या है वो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ दिस इज फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अशोक। अशोक का सारनाथ पिलर, अशोक का जो सारनाथ पिलर था, उस पे सबसे पहली बार ये लायन देखा गया था। तो दैट इज कॉल्ड एज अ लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। तो वहां से मैं अशोका में घुसा। अब अशोका ने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी 9 अननोन मैन की। तो हुआ क्या था, 261 बीसी। ठीक है, इन द ईयर 261 बीसी, इसमें कलिंगा वॉर हुआ था। ठीक है, ये जो कलिंगा वॉर हुआ था, इसमें लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो अशोका ने लाखों लोगों को मार दिया था। मारने के बाद, ये कहाँ है कलिंगा वैसे, उड़ीसा में। ठीक है, दिस इज इन उड़ीसा। तो वो वॉर के बाद वो देखना चाह रहा है, ही इज वेरी हैप्पी कि आई वॉन द वॉर। तो जब वो उस बैटल फील्ड से जा रहा है, तो देख रहा है कि किसी ने जो है अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है, और जब वो घूम रहा था और उनके रिलेटिव्स वहां पे थे, वो लोग उसको बद्दुआएं दे रहे थे। मतलब क्या फायदा इस चीज का, आई हैव ruined so many lives, so many souls are cursing me. So at that time he changed his mind, और उसके अंदर जो चेंज आया, and then he followed Buddhism for the rest of his life। ठीक है ना। सो ये जो कलिंगा वॉर था, ये टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद जब उसने बुद्धिज्म अपनाया, he started reading a lot, so he had the most knowledge in the world at that time। सबसे ज्यादा किसी के पास नॉलेज था तो अशोक के पास था, और ये नॉलेज 9 डिसाइपल्स में था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये जो नॉलेज है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी गलत इंसान के हाथ में आ गई ये नॉलेज, तो फिर क्या है कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर ये सही हाथ में रहा, अगर ये नॉलेज कभी सही हाथ में रहा, तो फिर इस दुनिया का कल्याण होगा। तो उसने 9 लोगों को सिलेक्ट किया, जो कि अननोन थे, कोई नहीं जानता इस 9 को। ठीक है ना, तो ये 9 लोग 9 डिसाइपल्स के हैं। ठीक है ना, तो कोई जो है अल्कमी का है, कोई जो है द टच ऑफ डेथ बोलते हैं। तो आपने ऐसा सुना होगा कि गले के पास एक ऐसा स्पॉट है, जिस स्पॉट को ऐसे करने से इंसान मर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से एक आर्टरी जाती है अपने हेड पे। ठीक है, जैसे खून जा रहा है, उसको एक तरीका है, उसको ऐसे कर देने से इंसान मर जाएगा। लेकिन ये सारा सीक्रेट नॉलेज है। अब वो सीक्रेट नॉलेज धीरे धीरे कहीं ना कहीं से लीक आउट हुआ। ठीक है ना। सो अब जो इसमें से जो फेमस फेमस है, एक है अल्कमी।
ठीक है, एक है जूडो, एक है एस्ट्रोनॉमी, ऐसे 9 वो थे। ठीक है ना। तो अल्कमी क्या था? यस सर, हर्ड ऑफ इट, यस। सो ये जो अल्कमी था, ये अल्कमी क्या था? अल्कमी बस अ प्रोसीजर इन विच यू टच एनी मेटल एंड इट टर्न्स टू गोल्ड। ठीक है ना। सो इसी बात से सिर्फ ऐसे टच किया और गोल्ड हो गया, ऐसा नहीं होता। देयर वाज अ प्रोसेस बिहाइंड इट। नाउ इट इज अननोन, वो तो किसी के हाथ में नहीं लगा। तो ये अल्कमी जो टॉपिक है, ये अल्कमी टॉपिक किसी एक आउट ऑफ दोज 9 मैन को दिया गया था। ठीक है। सो इट वाज बेसिकली अ प्रोसीजर ऑफ 10 स्टेप्स, जिससे कि किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये लीक आउट हो गया, ये लीक आउट हो गया, तो पीपल न्यू कि इससे गोल्ड बनता है, तो दे स्टार्टेड डूइंग वेरियस मेथड्स। अब 9 आउट ऑफ 10 स्टेप्स वेर फिजिकली। ठीक है, मतलब आपने इसमें वो मिला दिया, कुछ और मिला दिया, कुछ और मिला दिया, करते करते 9 स्टेप्स हो गए। 9th के बाद जो 10th स्टेप था, वो जो है वो लोग ऐसे कुछ मंत्र मंत्र जाप करके लिखते हैं ना, वैसा कुछ था। अब ये कहाँ से मिलेगा? अब अलग अलग करके 9 स्टेप तक पहुंच गए, 10th वाला नहीं पहुंच पाया। 10th वाला नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ? अब इन्होंने बोला यार इतना कुछ हमने कर ही दिया है, तो जो बना दिया उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेटल के ऊपर कुछ एसिड मिला दिया था, किसी में बेस मिला दिया था, किसी में कुछ और मिला दिया था। अब इतना कुछ रायता जो फैला दिया इन्होंने, इससे बन गए दुनिया के केमिकल्स। अब ये इतने सारे केमिकल्स बन गए, बोले कि 10th पे तो पहुंचे नहीं, तो ये जो 9 में इतना सारा कुछ बना दिया, इसको पढ़ लेते हैं। तो अल्कमी से आया है नाम केमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी स्टडी टुडे इज बिकॉज ऑफ दिस अल्कमी। ना तो ये लोग वो 9 स्टेप करते, ना तो अपना सिलेबस बढ़ता। ठीक है ना? तो बेसिकली अल्कमी वो है। फिर जूडो। ठीक है, जूडो जो है, जूडो जूडो कराटे सुना होगा, है ना? जापानीज लोग ने इसको फाउंड किया था। सो दे वांटेड टू नो कि वो कैसा तरीका है जिससे इंसान को मारा जा सकता है एक टच से। सो उससे उन लोगों ने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जूडो करते रहे, कराटे करते रहे। ठीक है। सो जूडो एंड कराटे केम फ्रॉम दिस, टच ऑफ डेथ से इनको ये हुआ। ठीक है। तो ये जो 9 मैन है, ये हर युग में रहते हैं, आज के डेट में भी कोई ना कोई होगा। ठीक है। आज के मॉडर्न डे में इसको एल्यूमिनाती बोलते हैं। तो एल्यूमिनाती की नाम पे भी एक बुक है। ठीक है, there's a book, so you either read this unknown 9 men or you read about Illuminati. It is one and the same, two different authors. ठीक है ना। सो ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, जानने को भी मिलता है। ठीक है, आज के डेट से कनेक्ट भी होता है, अच्छा इसके वजह से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं लोग। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। सो आई फील वेरी मच इंस्पायर्ड टू रीड सच काइंड ऑफ थिंग्स। सो इवन दो ये फिक्शनल है, बट इट हैज सम कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये रोमांटिक लव स्टोरी और ये सब पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, चेतन भगत, किसी को भी पूछो कि क्या पढ़ा, चेतन भगत सर 5 पॉइंट समवन, क्या मस्त। नो, नो यूज ऑफ इट। ना तो उसकी वोकेबलरी ऐसी कुछ खास है, ठीक है, ना तो उससे कुछ सीख सकते हो, तो क्या फायदा उसको पढ़ के। ठीक है ना। अब इसमें जैसे देखो, अभी बैठे बैठे आपको एक चीज पता चल गई, 261 बीसी में कलिंगा वॉर हुआ था। सम्राट अशोक के उससे जो है अपना जो है अशोकन पुलर्स आया था, वहां से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। सो दिस इज करंट अफेयर्स प्लस समवेयर विच इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, आप तेज भी बनोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ब्रेक भी कर रहे हो अपने स्टडीज से। ठीक है। सो दिस विल बी समथिंग गुड इफ यू आर अ रीडर। आप रीडिंग हैबिट बना लीजिए। ठीक है। सो जब आपका एसएसबी आएगा, पूछेंगे हॉबीज इंटरेस्ट क्या, तो बोल भी पाओगे कि रीडिंग। अब कोई ऐसे लोग होते हैं एसएसबी से पहले वो सुन लेते हैं ये अच्छे अच्छे हॉबीज बताओ, तो कोई उनको बताता है रीडिंग, वो लिख देता है रीडिंग। ठीक है, उधर पूछता है कि क्या पढ़ा था तूने, 3 साल पहले एक बुक पढ़ा था। ठीक है, अच्छा उसका ऑथर कौन है नहीं पता सर, उसमें क्या सीखा नहीं पता था, 3 साल हो गए सर भूल गया। और इधर लिख रखा है रीडिंग इज हिज हॉबी। तो इट इज अ मिसमैच ना देन, ये बहुत बड़ा वाला मिसमैच है फिर। ठीक है, कि आप लिख रहे हो हॉबी है, हॉबी क्या होता है जिसको आप रोज करते हो, तो रोज करने वाली चीज है ही नहीं वो। आपको ऑथर भी नहीं पता कि कौन सी बुक पढ़ी थी आपने, उसमें से क्या सीखा वो भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जो है 10 दिन के लिए वो गली बैडमिंटन खेलता है और लिख देता है व्हाट स्पोर्ट यू प्ले, बैडमिंटन। तो तब क्या है ना, तभी उनकी लगती है, तब उनको पूछते हैं कि इसके फेदर का जो है उसका वेट कितना है, कोट का साइज क्या होता है, ये नॉर्मल नहीं पूछा जाता है। उनको पता चल जाता है कि कौन जो है ये 10 दिन खेल कर लिख दिया है और कौन एक्चुअल में रेगुलर खेलता है। कुछ सवाल वो वैसे पूछते हैं। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ बाय इनकलकेटिंग सर्टेन वैल्यूज विल बिकम अ बेटर पर्सन ओवर द ईयर ऑफ 2 years, ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है ना। सो एज अ स्टूडेंट बॉडी, ठीक है, who has started the preparation for India right now, what is expected from you? First of the thing which is expected from you is discipline।
ठीक है, फौज मतलब डिसिप्लिन होता है. सो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स कमिंग टू द क्लास ऑन टाइम, लिविंग ऑन टाइम. ठीक है, इधर से टाइम पास मत करना, काफी लोग बहुत दूर दूर से आए हो, ठीक है ना, तो आपको घर पे टाइम पे पहुंचना, तो दिस इज डिसिप्लिन. किसी दिन नहीं आ पा रहे तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें पहले होना चाहिए. ठीक है ना, सर आज किडनी में स्टोन हो गया है, तो मैं 2 दिन नहीं आऊंगा. हमारी बात समझ में? Yes. तो क्या है कि द रीजन शुड बी वैलिड एंड इट शुड नॉट सर मैं नहीं आ रहा, जो उखाड़े उखाड़ लो. उसको नहीं बोलते इन्फॉर्म करना, उसको बोलते अपना वो सुनाना, क्या बोलते हैं, वर्डिक सुनाना. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ, ऐसा क्यों करता हूँ मैं, ऐसा इसलिए करता हूँ. पहले तो आपको डिसिप्लिन की आदत लग जाएगी, पहला. दूसरा चीज ये कि हो सकता है जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो उस दिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये वाला टॉपिक है, अगर हो सके तो आज मिस मत करो, अनअवॉइडेबल है तो विल सी समथिंग, और आई टेल यू कि अच्छा ठीक है ये मिस हो गया तो कुछ रिकॉर्डिंग देख लो अपने पास यूट्यूब पे, ये वाला टॉपिक कवर्ड. तो ऐसा कुछ हो सकता है. सो इफ यू टेल अस वी हैव अ सोल्यूशन, देन वी कैन गो फॉरवर्ड विद. बताओगे ही नहीं, 2 दिन बाद आओगे तो टॉपिक से डिसकंटिन्यूड हो गए और डिसिप्लिन भी कट गया, तो दिस शोज यू आर हाईली रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो इररिस्पॉन्सिबल लोग वहां पे नहीं चलते. आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाई फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम्स. ठीक है, वेदर इट बी कमिंग टू द क्लास, वेदर इट बी कमिंग फॉर द ट्रेकिंग. सो ऑन संडेज को विल बी डूइंग ट्रेकिंग ऑन दिघी हिल्स. ठीक है, सो देयर द रीचिंग टाइम विल बी 6:15. अभी बारिश के लिए नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ये बारिश का व्यू वो बहुत फिसलन होगा. नॉर्मली ट्रेकिंग में मजा आता है, ठीक है, लेकिन हम जिस रोड से चढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा वो होता है, फिसला होता है, और वहां से फिसले तो फिर नीचे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट अभी हम लोग छुट्टी हो गए, मतलब ये बारिश के बाद ही करेंगे इसको स्टार्ट. सो फॉर नाउ वी विल बी जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एकेडमिक्स. मे बी आफ्टर मिड ऑफ अगस्त और मे बी इन द अर्ली वीक्स ऑफ सितंबर विल स्टार्ट अगेन. ठीक है, तब तक जो है संडेज को आपका टेस्ट रहेगा और बाकी दिन क्लास रहेगी. ठीक है, हर जगह पे एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आपको टाइम पे पहुंचना है. सेकेंड चीज, जो चीज हम जो पढ़ा रहे हैं इसको जो है उसी दिन का उसी दिन आपको रिवीजन करना है, ताकि बाद में लौटना है. ठीक है ना, so this is the second thing which is expected academically. थर्ड थिंग, ये जो मैंने आपको बोला कि कोई भी एक चीज पढ़नी है, ठीक है, तो ये सजेशन नहीं है, ये एडवाइस नहीं है, ये मैंडेटरी है. ठीक है ना. सो एवरी वीक व्हेन वी मीट ऑन संडे, व्हाट इज द संडे शेड्यूल? 6:30 when you assemble, मतलब 6:50 you come, 6:30 you assemble, 6:30 to 7 we do some physical exercises. ठीक है, हम दौड़ते हैं, कुछ करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं. 7 o'clock a commander will be appointed. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो 2 कमांडर्स होंगे, अगर एक है तो एक ही, मतलब छोटा है तो एक ही होगा. इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे, वो ग्रुप को ब्रीफ करेगा, ऊपर जाएंगे. ठीक है, ऊपर जाते वक्त उसकी पूरी जजमेंट होगी कि किस तरीके से उसने लीड किया, उसका बिहेवियर कैसा था, कोऑपरेशन कैसा था, एवरीथिंग विल बी डन. ऊपर पहुंचने के बाद देयर विल बी अ सीमेंटेड प्लेस अंडर अ शेड, वहां पे हम बैठकर जो है ग्रुप डिस्कशंस करते हैं. सो सम करंट इवेंट विल बी गिवन. ठीक है, स्टार्टिंग में आई विल बी गिविंग यू द टॉपिक इन एडवांस सो दैट यू गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी एक्सपेक्टेड कि आप जो है चीजों को रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है बोल पाओ, क्योंकि एसएसबी में यही होता है. एसएसबी में यू आर गिवन ऑन स्पॉट टॉपिक और आपको बोलना है. तो स्टार्टिंग में आपको मैं टॉपिक्स देता रहूंगा, बाद में चल के टॉपिक्स जो है वो रैंडमली वहीं पे होंगे ऑन स्पॉट. आफ्टर दैट एनी वन ऑफ यू कैन बी सिलेक्टेड हु विल बी आस्क्ड टू गिव अ ब्रीफिंग अबाउट उसने उस वीक में क्या चीज पढ़ी है. समथिंग शुड बी लाइक, देखो अगर आप 7 लोगों को बोलते हो उधर खड़ा करके कि आपने क्या पढ़ा है, तो ये 7 लोगों से इन्फॉर्मेशन सभी को बढ़ गया ना. अभी तक वो इन्फॉर्मेशन एक ही के पास था, अब जब उसने बोला ये सबको पता चल गया. प्लस व्हाट यू आर स्पीकिंग विल बी इन इंग्लिश. ठीक है, सो दैट मीन्स योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, योर पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, एंड योर स्पीकिंग स्किल्स इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड विल ऑल इम्प्रूव. ये बात समझ में? एंड द ज्ञान जो है सबको मिलेगा वो तो है, दैट इज द एडेड बेनिफिट. ठीक है, तो दिस विल बी डूइंग ऑन संडेज. ठीक है, आफ्टर ऑल दिस एक्टिविटीज वहां पे बार्स वगैरह लगे हुए हैं, पुलअप्स पुशअप्स वो सब करने के लिए. विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज ऑन द हिल एंड देन विल कम बैक बाय 9:30 और 10. ठीक है, देन यू विल बी कमिंग राइट हियर. यहाँ पे आपका होगा ऑफलाइन टेस्ट. ठीक है ना. सो उस ऑफलाइन टेस्ट में भी लेकिन आपको एक डिवाइस कैरी करना है, फोन या लैपटॉप व्हाटएवर, फोन प्रेफरेबल. ठीक है, क्योंकि जो भी आप मार्क करोगे वो सब जो है गूगल फॉर्म पे रहेगा, या तो हम जो ऐप देंगे उस ऐप पे होगा. ठीक है ना, तो वो ऐप पे करने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, क्योंकि क्या है कि उससे आपका नेगेटिव मार्किंग वाला कैलकुलेशन मैनुअली नहीं, वो फिर मशीन से हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी वांट टू यू टू कैरी अ डिवाइस. डिवाइस में मार्क होगा. फॉर दैट रफ शीट विल बी गिवन, जो भी आपको इधर करना है मैथ्स में कैलकुलेशन वो सब कर लो, आंसर उसमें मार्क कर दे.
ठीक है, उससे क्या है कि आपका रिजल्ट तुरंत जनरेट हो जाए, जैसे आप लोग का जो यहाँ पे जो हमने टेस्ट लिया था उसमें जैसे हुआ था, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 2 years. So everything is clear about the whole procedure? Yes, sir. Everything what you need to do is clear? Yes, sir. Great. So today we'll be starting with our first topic. So those who are attending online, are you facing any issues so far? No? Great. लेकिन इसकी आदत मत डालना. We want you to have, ठीक है, in the class. ठीक है, अभी 5 लोग बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा है, 4 लोग उधर बैठे, ठीक है, तो 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोग सामने होते ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना? So try to come as soon as possible. So we will be starting with polity today. ठीक है, अब ये पॉलिटी है क्या? ठीक है, पॉलिटी मतलब जो आप लोगों ने अभी तक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स ऐसे नाम से सुना होगा. सीबीएसई में इसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलते थे और महाराष्ट्र बोर्ड में इसको जो है सिविक्स बोलते थे, ठीक है ना? सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिटी? आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हमारा देश क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. तो 2 वर्ड्स हियर. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? वेयर रूल इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? अब ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन आएगा कि ये जो डेमोक्रेसी के बारे में ये चीज बोली है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, किसने बोली? बताओ. यूएस के प्रेसिडेंट है. हिंट. नहीं, बुक में दिया था वो कुछ जे से था, जॉन जॉर्ज ऐसा. नहीं, यूएस प्रेसिडेंट है. ये इस बार का एनडीए का क्वेश्चन है. अभी जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था. ये बहुत फेमस प्रेसिडेंट है. इसने अपने बेटे के टीचर को भी लिखा था, डू नॉट टीच माय सन टू स्कोर गुड मार्क्स, ऐसा कुछ पढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं. तो इसने बताया था, हाँ, अब्राहम लिंकन. ठीक है, सो अब्राहम लिंकन इज द वन, ठीक है, जिसने ये दिया था. सो लिंकन ने जो है, लिंकन ने अपने स्कूल के अपने बच्चे के स्कूल के टीचर को बोला था, मेरा बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं, उसको पास होना मत सिखाओ, उसको जिंदगी में अच्छे वैल्यू सिखाओ, वो अपने आप पास हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत लंबा सा लेटर था, विच इज एक्चुअली गुड फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स, फॉर ऑल द 3. ठीक है ना? सो बहुत अच्छा था. अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के लिए लिखा था, वो पढ़ना कभी. ठीक है ना? सो ये जो है, ये जो वैल्यूज है, ये अब्राहम लिंकन की दी हुई है. ठीक है, दिस इज दिस ईयर्स एनडीए का क्वेश्चन. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक में मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? पीपल इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स पीपल आर गोइंग टू सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. क्योंकि देश में कितना जनता है? 1.3 करोड़. ठीक है ना? हाँ, 1.3 करोड़ नहीं, 130 करोड़, 1.3 बिलियन. ठीक है, 130 करोड़, 1.3 बिलियन. ठीक है, तो ये हमारे कंट्री के पॉपुलेशन है. सब लोग तो रूल नहीं कर सकते, हर कोई अगर जाएगा पार्लियामेंट में बैठने के लिए, इतनी सीट्स भी नहीं है, तो हम लोग वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं. ठीक है, तो जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए तो बेसिकली हमारी वर्ड्स कैरी कर रहे हैं वहां पे. सो दिस इज व्हाई दिस कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकेंड वर्ड टू बी फोकस्ड ऑन इज रिपब्लिक. तो ये रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज नॉट हेरिडेटरी, ही हैज बीन इलेक्टेड. सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब होता है किसी कंट्री का हेड, तो उसको रिपब्लिक कहते हैं. जैसे आज ही के दिन प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है. आर यू अवेयर ऑफ इट? तो 2 लोग हैं. ठीक है, मतलब 2 लोगों में से कोई एक बनने वाला है. ठीक है, एक है मुर्मू, ठीक है, और दूसरा यशवंत यशवंत सिन्हा. ठीक है, दिस आर द 2 कैंडिडेट्स. ठीक है, एक है बीजेपी का कैंडिडेट, मतलब एनडीए का कैंडिडेट, एक है यूपीए का कैंडिडेट. तो यूपीए का कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, और मुर्मू जो है वो एनडीए का कैंडिडेट है, मतलब बीजेपी पार्टी का है. ठीक है ना? तो ये दोनों में क्या है कि आज इलेक्शन होगा. तो इसका जो इलेक्शन होता है इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. सुना है कभी? इस इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज, एमएलएज, ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. सो विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन पॉलिटी. ठीक है, सो रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज हेड.
अब आज जो प्रेसिडेंट बन गया है, ठीक है, वैसे तो मुर्मू बनने वाली है, दिस इज बीन मतलब वो पता ही है सबको, ठीक है, ऑफिशियली अभी बस निकला नहीं है। इनडायरेक्ट वी कैन कॉल अस लीडर, नो वी डू नॉट कॉल इट, मतलब इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट भी जो, अगर मान लो कि कोई कंट्री से, अगर मान लो वो हेरिडिटी भी है, वो भी लीडर ही हुआ ना उस कंट्री का। कहीं पे अगर कोई किंग है, ठीक है, क्या हुआ, क्लियर दिख रहा है, ये जो अरे तो वो क्या करना है आपको, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसने क्या बोला वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ी है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कंट्री का राजा है तो वो तो लीडर ही हुआ ना उस कंट्री का, ठीक है, तो ये लीडर की बात नहीं हो रही। रिपब्लिक इज यहाँ पे इलेक्टेड चाहिए, लोगों के मत से वो इलेक्ट होकर आ रहा है, वो कोई एक घर का नहीं है, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं है, ठीक है ना, हकदार जो है वो यहाँ पे राजा बनेगा, मतलब लीडर बनेगा, वो है द प्रिंसिपल ऑफ रिपब्लिक। सो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब हमारे कंट्री में क्या ये वर्ड यूज हुआ है, डिक्टेटर, मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ये सारे के वो सारे वर्ड्स यूज नहीं हुए। क्या यूज हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब हमारे देश में लोगों की सुनी जाएगी, तो लोगों ने एक रूल बनाया होगा, वो रूल बुक कहाँ है, वो रूल बुक कौन सा है, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर हमारा देश का प्रेसिडेंट भी नहीं है। वॉट एवर हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन द प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो दिस। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन ओनली वन कंडीशन, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया, देयर इज नो अदर वे बाय विच द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है ना। अब अगर आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी का मर्डर भी कर दिया ना, तो भी उसको जेल नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो उसको जो है कभी भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, प्रेसिडेंट पद पे जो भी है, ठीक है, उसका सम्मान है। सो नो क्रिमिनल चार्जेस कैन बी एवर इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर उसने किसी का मर्डर भी किया, तो भी उसको प्रेसिडेंट पद से कानूनन तरीके से नहीं निकाला जा सकता। हाँ, तो अभी क्या हुआ, अभी उसने किसी का मर्डर किया है ना, तो किसी किसी के जीने का हक छीन लिया, वो जी सकता था बट उसका जीने का हक छीन लिया। ये हमारा आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 21 में है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है ना। सो ये उसे छीन लिया ना, तो वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो है इसका इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, ही विल बी रिमूव फ्रॉम प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट ही विल बी चार्ज फॉर मर्डर। दैट मीन्स व्हाइल बीइंग अ प्रेसिडेंट ही कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है ना। सो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, उसको इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि इसने किसी का आर्टिकल 21 छीना है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में है, सो इट इज अ वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस ही हैज बीन इम्पीच्ड। नाउ ही इज अ नॉर्मल पर्सन, अब इसने किया मर्डर, अब करो इसको चार्ज। आई बात समझ में, तो ऐसा है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन चीजें होती है, एक होते हैं आर्टिकल्स, एक होते हैं पार्ट्स, और एक होते हैं शेड्यूल्स। सो इन टोटल वी आर हैविंग 448 आर्टिकल्स divided into 25 parts and 12 schedules। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स डिवाइडेड इन 25 पार्ट्स एंड दे आर इन 12 शेड्यूल्स। ये आज के डेट में, मतलब सिटिंग इन 2022, दिस इज द लेआउट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, 1950 में बना था। वैसे तो कंप्लीट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। दैट इज व्हाई व्हेन यू रीड द प्रीएम्बल, आपके सभी के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट में लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व, एंड में क्या होता है, डज ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर, कैन यू स्क्रॉल अ बिट, does on 26th day of November 1949 we do by adopt, enact and give to ourselves this constitution. However, they had to wait for 2 months, ठीक है, from 26 November to 26 January they had wait, and 1950 के टाइम पे 26 जनवरी 1950 उसको हमने अडॉप्ट किया, पूरी तरह से कानूनन तरीके से अडॉप्ट किया। तो जिस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था वो दिन था 26 जनवरी 1950। इस दिन पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 395, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे 22,
और टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे 8. ठीक है. सो ऑन 26th of January 1950 we had 395 articles divided into 25 parts and 8 schedules. So कुछ चेंज हुआ है? Yes. A lot of changes has taken place. So इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it is a living document. Our constitution is called as a living document. क्योंकि चेंज कभी डेड में नहीं हो सकता, सिर्फ लिविंग में आ सकता है, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग है. इसका मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं. ये चेंज करने की परमिशन भी कॉन्स्टिट्यूशन को देनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं वो नहीं कर सकता. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अ राइट टू चेंज. इसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स. क्या बोलते हैं? तो द राइट टू अमेंडमेंट हैज बीन कंटेन्ड इन आर्टिकल नंबर 368. Article 368 gives the right of amendment to the constitution. ठीक है ना. अब ये सारे जितने भी आर्टिकल्स है, कितने आर्टिकल्स है टोटल? 448. ऑल दिस 448 आर्टिकल्स यू विल फाइंड ऑन दिस पेज. दिख रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Yes, sir. मतलब दिख तो रहा है इतना सा है, लेकिन उसके अंदर देखो हर चीज पार्ट्स पार्ट्स में लिखी हुई है. ठीक है ना. सो ऐसे टाइप के जितने भी आपको चार्ट्स दिख रहे हैं अपने चारों तरफ, ठीक है, किसी भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले के इंसान के घर में अगर उसका खुद का प्राइवेट रूम होता है, ये सब लगे होते हैं. ठीक है ना. तो ये सब इजिली अवेलेबल नहीं होता, ये सब दिल्ली से मंगवाए गए. ठीक है ना. तो यहाँ पे नहीं मिलता कहीं पे. ठीक है. सो लेटर स्टेज पे, अभी तो आप लोगों की शुरुआत है, जब भी आप क्लास में हो ये मिल जाएगा. लेटर स्टेज पे कभी आपको चाहिए होगा, आपने सफिशिएंट इसमें पढ़ लिया होगा, ये रिवीजन पर्पस में काम आता है. इसे सब कुछ पढ़ नहीं सकते, ये रिवीजन करने के काम आता है. एक साथ सब कुछ सामने है, आपने पढ़ लिया है, आपको कुछ याद करना है. ठीक है ना. आर्टिकल 368 क्या था यार, सामने दिख. ठीक है. रिवीजन करने के काम आता है. अगर मैं बोलूँ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल 12 से लेकर 35. सो ये 12, 13, 14, 15, 16 करते करते 35 तक है. आप मान लो बीच का एक भूल गए तो ये सामने रहेगा, तो यू कैन डू दैट. आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाई व्हेन यू कम टू द क्लासरूम, इफ देयर इज नो टीचर, दिस इज योर टास्क. टाइम पास नहीं करना इधर उधर. ठीक है ना. कभी जैसे संडे को मान लो कि आप लोग आए, हमने थोड़ा सा आपको रेस्ट करने का टाइम दिया बिकॉज यू विल बी कमिंग बैक फ्रॉम ट्रेकिंग. ठीक है. सो वी माइट से कि आपका टेस्ट जो है 15 मिनट बाद स्टार्ट हो. 15 मिनट हल्ला नहीं करना, ये है आपके सामने. ठीक है. ये हिस्ट्री का है, वो ज्योग्राफी का है, ये पॉलिटी का है. ठीक है ना. यहाँ पे पूरा वर्ल्ड मैप है. ठीक है. यहाँ पे आपके सारे पीरियोडिक टेबल्स है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दैट इज फिजिक्स, उसके सारे फॉर्मूलेज है, और इसका यूज एग्जाम में नहीं करना. ठीक है. हाँ, कि यहाँ से वो दिखेगा नहीं, वो आपको सामने जाके ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. जानबूझ के छोटा था. ठीक है. ओके. सो आर्टिकल 368 जो है, इससे हमें अमेंडमेंट में वो मिलता है. ठीक है. परमिशन मिलता है कि वी कैन अमेंड. तो ये जो अमेंडमेंट है, ये कितने हैं अभी तक देखो. 1950 से अगर इतने सारे चेंजेस हुए तो अमेंडमेंट भी काफी सारे हुए होंगे. So the latest amendment is 104th. That means in total we are having 104 amendments to the constitution. ठीक है ना. 104 अमेंडमेंट्स हुए अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे अलग अलग चीजें चेंज हुई है. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम लोग क्लास में कवर करेंगे, बट आपको एक आध एग्जांपल देता हूँ. आज के डेट में हमारा वोटिंग कितने पे हो सकता है? हम लोग वोट देने के एलिजिबल कब होते हैं? 18 एंड अबव, है ना. तो ये 1989 तक 21 ईयर्स हुआ करता था. 61st अमेंडमेंट से, ये कितने हैं टोटल? 104. 61st अमेंडमेंट से द एज फ्रॉम 21 वाज ब्रॉट डाउन टू 18. ठीक है ना. वैसे ही आज हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं, जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, ये 1992 तक एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है. तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया जिससे पंचायती राज आई. 74th अमेंडमेंट आया जिससे कॉर्पोरेशन आया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है ना. और मैं आपको वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में कभी आपने बचपन में पढ़े होंगे. ये सब एनसीईआरटी में था, कभी ना कभी तो था. 9th में था या 10th में था, बट इट वाज देयर. ठीक है ना. तो ऐसे देखा जाए तो 1 है, 2 है, 3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है ना. सो विद टाइम वी विल बी स्टडीइंग अबाउट ऑल द अमेंडमेंट्स. ठीक है ना. अच्छा, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बन रही है, ठीक है ना, एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका नाम क्या है पता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. ठीक है ना. और इसको खत्म कब तक करना है? 2026 तक. ठीक है ना. ऐसा क्यों? हाँ हाँ, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. हमारे वहां पे जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी
वो पार्लियामेंट बिल्डिंग अब यूज ना होकर ये न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को यूज करेंगे। ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ था। क्या विवाद हुआ था? कोरोना का जब स्टार्ट जब हुआ था उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट को परमिशन दे दिया था कि यहाँ पे वर्क चलने दो। ठीक है, दिस इज इमरजेंसी, क्योंकि बहुत सारे इमरजेंसी फैसिलिटीज को स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, जैसे बैंक्स अलाउड थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मूवमेंट अलाउड था, सेंट्रल विस्टा का काम भी अलाउड था। तो ऑपोजिशन ने पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये कौन सा इतना बड़ा है, अपने पास एक पार्लियामेंट बिल्डिंग तो पहले से है, तो ये नए वाले की क्या जरूरत है? तो जरूरत क्या है, देखो जरूरत ये है, हमारा जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। ये हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें 79 में डेफिनेशन है कि पार्लियामेंट में क्या होगा, 80 में है कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 में है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, उसमें कितने कितने सीट्स होंगे ये। तो इसका जो 82nd आर्टिकल है वो बोलता है कि जब जब हमारे देश में सेंसस होगा, सेंसस पता है? हाँ, सेंसस 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 एवरी 10 इयर्स, 2011 में हुआ था, 2021 में होगा। लोगों की गिनती, देश में कितना पॉपुलेशन, हाँ सेंसस। ठीक है, एवरी 10 इयर्स द सेंसस इज गोइंग ऑन, 2001 2011 2021 ऐसे। तो 2021 में लास्ट ईयर हुआ था। नॉर्मली हमारे देश में क्या है कि एवरी 1000 में वुमेन कम होते थे, 940 था 2011 के सेंसस में। इस साल जो 2021 में हुआ इसमें लड़कियां ज्यादा पाई गई, 1038 पर 1000 मेल। ठीक है ना, इसका मतलब अभी अगर कोई दो शादी करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है ना, लड़कियां भी ज्यादा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कानून अपराध है। ठीक है, अच्छा तो 82 में जो है, 82 में बोला गया है कि एवरी सेंसस के बाद हर 10 साल में हम अपना कंपोजिशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1951 में पहला सेंसस हुआ था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का। इंडिपेंडेंट वर्ड याद रखना, क्यों? क्योंकि सेंसस तो 1870 से स्टार्ट हो चुका है। 1871 में पहला सेंसस हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड मायो थे। ठीक है, अंग्रेज के। तो 51 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस हुआ, फिर कब हुआ होगा 60, फिर कब हुआ होगा 71 में। 71 वाले सेंसस में देयर वाज अ 30% पॉपुलेशन राइज। ठीक है ना, पॉपुलेशन कितना राइज हुआ था, 30%। इससे जो है, इससे इंदिरा गांधी बहुत चिढ़ गई थी, बोला कि यार यहाँ पे खाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाया जा रहा है 30% अब अगर हम लोग आर्टिकल 82 की माने, ये 30% पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा भी बहुत बढ़ाने पड़ेंगे। इतना तो जगह ही नहीं है ना उधर, सीट्स कैसे बढ़ाओगे आप? अगर ये इस रूम में 30 बेंचेस है, ज्यादा से ज्यादा 2 और बेंचेस लगा दो, उससे ज्यादा बढ़ेगा क्या? 30% राइज करने की जगह है क्या इधर? नहीं है ना, तो जगह वैसी पार्लियामेंट हाउस में लिमिटेड है। इसीलिए उन्होंने बोला कि आई विल फ्रीज दिस। सो इन्होंने 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो चेंज किए थे उसको बोला कि अभी 2001 तक फ्रीज रहेगा। सो 2001 के सेंसस तक कुछ राइज नहीं होगा। 2001 में दोबारा डिसीजन लिया गया कि 2025 तक फ्रीज रहेगा। इसका मतलब सीट्स कब बढ़ाने वाले, 2025 के बाद, मतलब सेंसस ऑफ 2021 के बेसिस पे, क्योंकि 31 में नेक्स्ट होगा ना। इस सेंसस के बेसिस पे विल बी इंक्रीजिंग आफ्टर, मतलब 2021 में बोला था 25 इयर्स, तो 2021 से सॉरी 2026 होगा। 2026 में वी विल बी इंक्रीजिंग द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ऑब्वियसली बात है, वही प्रॉब्लम आएगी, जगह तो लिमिटेड था पुराने वाले में, अब सीट्स बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो नया हाउस लगेगा ना। तो ऑब्वियसली बात है कि 2024 में स्टार्ट करोगे तो खत्म नहीं होगा कंस्ट्रक्शन, बड़ा सा प्रोजेक्ट है ये। इसीलिए इसको इमरजेंसी प्रोविजन दिया था। और मैंने क्या लिखा इधर कि बाय व्हाट टाइम डू वी रिक्वायर द पार्लियामेंट हाउस, 2026। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके पीछे ये हिस्ट्री है। अब जिसको कुछ नहीं पता है वो तो क्या है, गवर्नमेंट को गाली देता रहता है कि क्या जरूरत थी मोदी को ये बनाने की, फालतू में इतना पैसा खर्च किया, ये जरूरत थी। अभी कहाँ गोद में बैठा दे उनको, 2026 में ये नहीं बनता तो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। सो आज तो हमारा बेसिक क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न दिस पॉलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे आपको देश के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होगा। ठीक है, यू विल बी नोइंग कि इस पार्टी ने ये किया तो कैसे किया। ठीक है, इसमें मजा कब आता है पता है? मजा तब आता है व्हेन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डज समथिंग रॉन्ग इन द राइट वे। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जो कर रहा है वो गलत है। ठीक है, जैसे कि ये जो महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चल रहा था, ठीक है, नॉर्मली क्या किसको आना चाहिए था पावर में? बीजेपी को। ठीक है, हमारा जो महाराष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही असेंबली का सीट है, वो है 288 का। 288 में से एनीवन हु इज हैविंग ओवर 144 सीट्स, ठीक है ना, 144 नहीं 152 सीट्स। हाँ हाँ, 4% नहीं, 4% नहीं होता है, 4 तो बहुत कम होता है। ठीक है, मोर देन 50 चाहिए। ठीक है, 144 है शायद, 144 सीट से ऊपर जिसको भी मिले। ठीक है, तो 288 का तो 144 बराबर। ठीक है, तो 144 सीट्स के ऊपर जिसको भी मिला वो अपनी सरकार बना सकती है। अब बीजेपी के थे 106 सीट्स, ठीक है ना, और ये जो शिवसेना थी इनका था 56 सीट्स। तो 56 एंड 106 मिला के 144 से ऊपर जा रहा था, तो ये दोनों मिलके बनानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एकदम स्टार्टिंग में ये शिवसेना ने बोला नहीं नहीं हमको 2.5 साल के लिए सीएम बनना है। तो अब इनके सीट्स बहुत कम है और वो 106 पे है, तो उन्होंने मना किया, तो ठीक है तुम्हारे साथ नहीं बनाएंगे। अब ये 106 सीट्स के साथ तो 144 नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ ये 56 प्लस वो एनसीपी को लेकर है, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस को लेकर है, तब जोड़कर उनका कुछ 148 या 150 ऐसा कुछ बना। तो दैट इज हाउ महाविकास आघाड़ी केम इनटू फॉर्म। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बराबर है। ठीक है ना, तो इवन दो सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद भी बीजेपी नहीं बन पाया, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज नॉट रॉन्ग, बट मॉरली इट वाज रॉन्ग। फिर लोगों ने किसको वोट किया था? बीजेपी को। तो मैक्सिमम लोगों ने उसको वोट किया, तो उसको बनाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग भी सही निकले। ठीक है, इसीलिए अभी जो हुआ तांडव महाराष्ट्र का, देखा होगा आपने। ये जो एकनाथ शिंदे थे अपने सारे सपोर्टर्स को लेके चले गए थे हाँ आसाम में। ठीक है, हाँ हाँ वही ना, आसाम के गुवाहाटी में। ठीक है ना, तो वहां पे वो अपने रिबल्स पार्टी को वहां पे ले आकर उन्होंने इतने मेंबर्स बना लिए कि अगर ये अब बीजेपी के साथ गिर जाए तो 144 क्रॉस हो जाएगा, और उतने शिवसेना से कम हो जाए तो वो सरकार गिर जाएगी। सो ये सब में मजा आता है। ठीक है, व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग इन द राइट वे, सो दैट टाइम व्हेन यू अप्लाई योर ब्रेन, हाँ हमने पॉलिटी में ये पढ़ा है, उसके हिसाब से ऐसा किया तो ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ किया उन्होंने गलत, तो दैट इज द टाइम। और ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में मजा आता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जब हमने यूक्रेन और रशिया वाला पढ़ा था, तो दैट डे आई टोल्ड यू ना कि उन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस का एक आर्टिकल नंबर 7 था, चैप्टर नंबर 7 था, जिसमें ये बोला कि नेबरिंग कंट्री को आप मदद करने के लिए हथियार उठा सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑन 23 फरवरी, ठीक है, रशिया ने जो है 2 रीजन्स ऑफ यूक्रेन, ठीक है, डॉनबास रीजन, ठीक है, उस एरिया को जो है उन लोगों ने इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दी। अब वो कंट्री ने इनको बुलाया कि यूक्रेन हमें तंग कर रहा है, इनको आके मारो, और इस तरीके से वो वॉर स्टार्ट हुआ। सो ये चैप्टर नंबर 7 में अलाउड था। ठीक है ना, नॉर्मली क्या इंडिया जाकर पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर सकता है? नहीं कर सकता, यूनाइटेड नेशन रोक देगा। ठीक है ना, लेकिन वो चैप्टर 7 को यूज करके इन लोगों ने वॉर स्टार्ट किया। सो दिस इज वेयर योर नॉलेज कम्स इनटू एक्शन। अब आप कहीं पे खड़े होकर आपको कोई बोले ना कि ये वॉर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, आप कुछ बोल सकते हो। आपको जब नॉलेज ही नहीं है तो आप ये नहीं करना चाहिए था, करना है ये रशिया करना चाहिए, व्हाट एल्स कैन यू से अबाउट दिस? you have no opinion, so that is why knowledge is very important. With knowledge you can counter any person anywhere. ठीक है ना, इसलिए इन सबको पढ़ने की जरूरत है, और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस देखो बहुत फास्ट है, एनडीए का यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, लेकिन पढ़ने में भी उतना ही मजा आता है। ठीक है ना, और समय के साथ साथ चीजें याद हो जाएंगी। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 152 तक याद कर लगेगा, और एक बाप रे इतना सारा, बट दिस कैन बी रिमेम्बर्ड ऑन ओनली 3 वीक्स। क्यों? क्योंकि बहुत लॉजिकली बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने वाले इंसान ही थे ना। तो अब इसी बात है, उसमें एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल, दूसरे से तीसरा आर्टिकल, सब कनेक्टेड होंगे। जब वो कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज नॉट अबाउट योर बचपन में जो आपने एसएसटी में रट्टा मारा था वैसा, ये बचपन का एसएसटी नहीं, ये देश का है, और वो बहुत मजेदार है। और अगर आपको अच्छा पढ़ाने वाला मिला, और आप जो है इसमें इंटरेस्ट एक बार आपने डेवलप कर लिया, तो लाइफ टाइम नहीं मिलो, ये गारंटी है मेरी।
ठीक है। सो आउट ऑफ द 600 मार्क्स ऑफ एंटायर जीके, माय स्टूडेंट्स विद गारंटी स्कोर अबव 350। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट कि आपका एग्जाम कैसे निकलेगा। सो ये जो एग्जाम है 900 मार्क्स में से कट ऑफ होता है 355 से 360। ठीक है ना। अब ऐसा है कि इसमें 2 पेपर्स बताए मैंने, मैथ्स और जीके। मैथ्स क्लियर नहीं हुआ तो जीके चेक भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि मैथ्स में आपने 3 नंबर लाए और जीके में आपने 400 नंबर लाए 600 में से, तो 403 हो गया तो आपका बेसिक कट ऑफ क्लियर हो गया 355 60 का। ऐसा नहीं होगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा। मैथ्स नहीं क्लियर हुआ तो जीके के पेपर को चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो इसलिए इंडिविजुअल कट ऑफ क्या है, इंडिविजुअल कट ऑफ इज ईच मार्क्स का 30%। ठीक है ना। इसका मतलब 300 मार्क्स में से 30% आप देखोगे तो 90 होता है। सो मैथ्स में आपको मिनिमम 90 स्कोर करना है, लेकिन इन द लास्ट 2 years 90 पे किसी का नहीं हुआ। ठीक है ना। मतलब बोलने के लिए 30% है, अभी समय के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, सो दिस हैज गॉन अप। सो आवर टारगेट इज टू हेल्प यू टू मैनेज गेट 150 मिनिमम। ठीक है ना। वैसे ये 150 क्या है कि ये कैसे आया बताता हूँ। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120 मैथ्स में, ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। ठीक है ना। हम 120 के 120 करवाएंगे ही नहीं आपको। ठीक है। देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स जो आके आपका नहीं पढ़ना। ठीक है। टाइम पास होगा उसका, मतलब कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, मतलब क्या आपने एफर्ट लगाया बहुत और क्वेश्चन आया एक, तो क्या मतलब है। ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे ना जिसमें से क्वेश्चन आया 17, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है। आई बात समझ में। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा प्लानिंग से चलोगे तो विल बी मेकिंग यू सॉल्व टोटल 80 क्वेश्चंस। इसका मतलब 40 क्वेश्चन। ठीक है। देखो अभी आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसमें क्या हुआ था, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई थी, वो हमें अवॉइड करनी है। तो नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करोगे, यू शुड नो कि मैं कितने क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ। ठीक है ना, वरना तो आप सब कुछ मार्क करते रहोगे। सो अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 120 क्वेश्चंस में से मेरे को 80 करने, मतलब कितने छोड़ सकता हूँ। 40 सो बेशर्मी से छोड़ते रहना 40 तक, क्योंकि यूपीएससी का पेज कैसा होता है कि पेपर 1 मतलब पेज 1 यू विल फाइंड 5 क्वेश्चंस। मान लो पांचों के पांचों नहीं आते तो प्रेशर आ जाता है, अरे बाप रे पांचों नहीं है। सेकंड पे क्या करते हो, फिर सेकंड पे आपका बायोलॉजिकल मतलब मेंटल प्रेशर होगा। तो मेंटल प्रेशर के कारण नहीं भी आता होगा, अरे कैसे नहीं आ रहा यार, पिछले में तो कुछ भी नहीं किया, इसमें कुछ ना कुछ तो टिक मारूंगा ही। आई बात समझ में। तो ये प्रेशर हट जाएगा जब आपको पता होगा कि मैं 40 छोड़ सकता हूँ। ठीक है ना। सो हमने कितना माना, 40 छोड़ दिया, 80 किए। 80 में अब देखो आपने इतने सारे छोड़े तो इसमें करेक्ट भी तो ज्यादा होने चाहिए। सो आई एम कंसिडरिंग की 70 करेक्ट एंड फिर भी कुछ भी करके 10 रॉन्ग। ठीक है। तो 70 इंटू 2.5 कितना होता है, 175। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83। एक क्वेश्चन गलत किया मतलब 0.83 कट, 0.83 हाँ इतने कट जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन गलत किए मतलब 8.3 कटेगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा 166.7। फिर भी मैं और मार्जिन रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें कितना 150 ही स्कोर करना है। अब 40 क्वेश्चन छोड़ने के बाद, 10 क्वेश्चन गलत करने के बाद, अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हो तो क्या 150 तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर पहुंच जाओगे ना। तो हम लोग इतना टारगेट करते हैं। और जो मेरा सब्जेक्ट है 600, उसमें से मैं 350 तक तो किसी भी हालत में ला देता हूँ। तो 150 और 350 कितना हो गया, 500 हो गया। कट ऑफ कितना बोला मैंने टोटल, 355 से 360। इसका मतलब करीब 150 नंबर ज्यादा स्कोर कर रहे हो। मैंने 100 नंबर और उड़ा दिए, 500 नहीं भी हुआ तो 400 आ जाएगा, है ना। इतना करने के बाद 400 तो आ जाएगा, तो 355 से ऊपर हो गया, यू विल क्लियर योर रिटर्न। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बेसिक मेंटल एबिलिटी चाहिए। ये आप लोगों की टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, जिनकी टेस्ट होनी बाकी है उनका टेस्ट लिया जाएगा इस संडे को। ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ यू हु आर हियर प्रेजेंट इन द क्लास हैज बीन ऑलरेडी टेस्टेड, सो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। सो ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डू इट। ठीक है ना। तो अभी जो आपके और रिजल्ट के बीच में है वो है कि आपकी कर्म। ठीक है। आपने अगर कर्म किया तो ये हो जाएगा, राइट। एनीथिंग अबाउट वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड सो फार। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, पक्का। हाँ बायोलॉजी से कितना आएगा। देखो अगर हम लोग साइंस की बात करें, साइंस टोटल 200 मार्क्स का है। यस यस। इस 200 मार्क्स में से फिजिक्स
केमिस्ट्री बायो का वेटेज ऐसा रहता है कि बायो के करीब करीब आते हैं 40 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री के आते हैं 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये मिलाकर कितना हो गया 100। तो फिजिक्स आता है 100। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये पहले हुआ करता था ऐसा। अब क्या है, यूपीएससी इज समथिंग, इफ यू फील कि मेरे को यूपीएससी समझ में आ गया ना, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ। यूपीएससी बोलता है व्हेन यू थिंक यू हैव प्रेडिक्टेड अस वी विल चेंज, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्टेबल बनना ही नहीं चाहते। प्रेडिक्टेबल बन गए तो बाकी एग्जाम्स की तरह हो जाएगा, अरे ये पढ़ लो ये पढ़ लो, हो जाए। ऐसा नहीं है, यूपीएससी इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। अभी तो मैंने जो लास्ट 2 साल में देखा, इन लोगों ने फिजिक्स में थोड़े कम कर दिए, बायो में थोड़े बढ़ा दिए। ठीक है ना, तो बैलेंस कर दिया फिजिक्स और बायो को, केमिस्ट्री वैसे का वैसा है। अब ये जो है ना, ये आपके 9th-10th लेवल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, 11th-12th का लेवल नहीं छूता। मैथ्स आपका 11th-12th का है, बट जो साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो आपके 9th-10th का है। लेकिन इसका एक नमूना आपको मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ा था हमने। तो फिजिक्स में वो जो, हाँ, वो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वो आपने 9th में पढ़ा था ना। बट देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ा, आपको नहीं पता था। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही हर एक चैप्टर में होगा। ठीक है, व्हेन आई टीच यू, यू विल कम टू नो कि अच्छा इसमें तो और डेप्थ हो सकता था, बट अपने को एनसीईआरटी में नहीं था, और वही डेप्थ एग्जाम में है। ठीक है, तो कहने के लिए ये 9th-10th सीबीएसई सिलेबस है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज मैंने कभी देखा ही नहीं है। आपको मैटर पता था ना कुछ होता है, दैट समथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, तो दैट यू न्यू। ठीक है, बट उसके अंदर जो डेप्थ है वो आपको नहीं पता लगेगा। बट दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग रिलेटेड टू 11th and 12th much is a strict mark. Why? Because in the last exam there was one question of physics which was of 11th standard, and in previous year there was another question of chemistry which was of 11th standard. तो कभी फिजिक्स में दे देंगे, कभी केमिस्ट्री में दे देंगे, बायो में फिर भी नहीं देंगे, क्योंकि क्या है कि जो जनरली एनडीए करता है पीसीएम का होता है जनरली। ठीक है, तो उसको 10 तक का ही बायो आना चाहिए, दिस इज देयर थिंग। आई बात समझ में? तो फिजिक्स केमिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन आपको आ गया तो हैंडल तो हो ही जाएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे आप 11th-12th में। ठीक है ना, सो हम लोग यहाँ पे वो लेवल पढ़ेंगे जो एनडीए में आता है। सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो आपका चलेगा जेई वाले क्लास में, बोर्ड्स वाले क्लास में। मैं पढ़ाऊंगा वो जो एनडीए में आएगा। ठीक है ना, मैथ्स लेकिन वो पढ़ाया जाएगा जो आपका जेई में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा, एनडीए में। ठीक है, एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अभी जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स के नाम बता रहा था, कभी नहीं पढ़े आप। सो दिस विल बी टोटली एंटायरली डिफरेंट, दिस यू हैव नेवर सीन। ठीक है ना, सो मेन सिलेबस हमारा कल से स्टार्ट होगा। आज तो ओरिएंटेशन क्लास था, आई होप आपको चीजें समझ में आए कि अगले 2 साल में करना क्या, राइट? ओके, सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग। सो ऑनलाइन एनीवन फेल्ट एनी डिफिकल्टी सो फार? सर फिर पीसीएम भी लेना जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। Okay, so online people, have you understood everything? If yes, then press 1. I'll get to know. Great. So see you tomorrow. My brother told that you have cleared NDA. I have cleared NDA 2 times, got recommended 2 times. I have cleared CDS 7 times, and FCAT 5 times, and CAPF 2 times. ठीक है?